नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज आपके सामने एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं जो सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, विगत वर्षों में आए हुए क्वेश्चंस हैं, उन्हीं से लेकर के ये प्रैक्टिस सेट बनाया गया है और जिसकी शुरुआत हम जो है आज अभी करने वाले हैं। हम अभी कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर आज हल करेंगे। इसके आगे जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस जो है हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे सामने पहला प्रश्न है कि मैमल्स में जो एरेटिनोइड कार्टिलेज है वो किससे एसोसिएटेड होता है। एरेटिनोइड कार्टिलेज जो मैमल्स में होता है वो किससे एसोसिएट होता है। देखिए, चाहे रेटिनोइड कार्टिलेज हो, चाहे क्रिकॉइड कार्टिलेज हो, ये सब जो होते हैं ये लैरिंग्स से एसोसिएट होते हैं। जो कंठ होता है वहां से एसोसिएट होते हैं। तो ये स्वर जो बोलने से जो रिलेटेड होता है, जो जिसे स्वर यंत्र भी कहते हैं, लैरिंग्स कहते हैं। और ये किस काम में आता है? ये बोलने से रिलेटेड है। हमारा हम जो आवाज निकालते हैं, जो गले से जो आवाज निकलती है, ये आवाज किसकी वजह से निकलती है? लैरिंग्स की वजह से निकलती है। अच्छा, इसी से मिलता जुलता एक अंग पौधों में भी पाया जाता है जिसको कहते हैं सैरिंग्स। ठीक है, आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सैरिंग्स जो है कहां पर उपस्थित होता है और इसका काम क्या है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोरी साइकिल स्टेबलाइजेस रिलेशन बिटवीन। जो कोरी साइकिल है ये मसल्स में चलती है और ये काम क्या करती है? ये मसल का जो ग्लाइकोजन है और लीवर का जो ग्लूकोज है, इन दोनों के मध्य संतुलन स्टेब्लिश करने का काम करती है। कौन? हमारी कोरी साइकिल। तो ऑप्शन पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर दिया हुआ है मसल ग्लाइकोजन और लीवर ग्लाइकोजन। नहीं, मसल ग्लाइकोजन एंड लीवर ग्लूकोज, यही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही होगा। आगे प्रश्न पढ़ते हैं अगला। फोरामेन ऑफ मोनरो इज द अपर्चर बिटवीन। फोरामेन ऑफ मोनरो है वो किसके किसके बीच का अपर्चर होता है? तो अगर हम ब्रेन के डायग्राम को अगर हम याद करें तो जो किनारे किनारे जो वेंट्रिकल होते हैं, इन दोनों वेंट्रिकल के बीच में जो यहां पर दोनों वेंट्रिकल को जोड़ते हुए जो यहां पर जो फोरामेन होता है, इस फोरामेन को क्या करते हैं? इसको कहते हैं फोरामेन ऑफ मोनरो कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? फोरामेन ऑफ मोनरो कहा जाता है। तो हम कह देते हैं लेटरल वेंट्रिकल और थर्ड वेंट्रिकल, इन दोनों को जोड़ता हुआ जो फोरामेन होगा उसे क्या कहते हैं? फोरामेन ऑफ मोनरो कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मेटानेफ्रिक किडनी आर फाउंड इन। तो जितने भी आपको रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, इन सभी के अंदर आपको कैसी किडनी देखने को मिलती है? मेटानेफ्रिक किडनी देखने को मिलती है। तो रेप्टाइल्स ओनली नहीं, बर्ड्स ओनली नहीं, मैमल्स ओनली नहीं, इन तीनों में क्या होगा? ये भी है, ये भी है और ये भी है। तो तीनों ऑप्शन सही है, ये और ये। तो चौथे ऑप्शन में रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स तीनों दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, हिपेरिन which prevents the formation of blood clot in the circulatory system, किसके द्वारा बनाया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, चाहे हिपेरिन हो और चाहे वो हिस्टामिन हो, दोनों के दोनों जो है हिपेरिन और हिस्टामिन, ये दोनों के दोनों बनाए जाते हैं हमारे बेसोफिल और मास्ट सेल से। ठीक है, तो इन दोनों से क्या बनता है? हिपेरिन भी बनता है और हिस्टामिन भी बनता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो गया। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए, इस तरह के प्रश्न हमारे एलटीजीआईसी जैसे एग्जाम्स में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर हमें मिलते हैं तो इन पर विशेष ध्यान दीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन एम्स के एग्जाम में पूछे जाते थे। जो एम्स का जो मेडिकल का एग्जाम होता था, वहां पर पहले 30 क्वेश्चन असर्शन रीजन के ही आया करते थे। तो इस प्रकार के प्रश्न हमें जो है देखने को मिल सकते हैं हमारे एलटीजीआईसी में, क्योंकि वो एक तरीके का ऐसे गवर्निंग बॉडी है एग्जाम जो करा रही है, जिसमें पीसीएस एग्जाम भी कराते हैं और इसलिए जो है उनके पास में बहुत अच्छे पेपर सेटर होते हैं। तो इसलिए हम इन क्वेश्चंस को विशेष तौर पर प्रैक्टिस जरूर करके जाएंगे, हमें जितने भी प्रश्न असर्शन रीजन टाइप के मिल जाते हैं। तो असर्शन रीजन का पहला प्रश्न है, हर्बीवोरस एनिमल कैन डाइजेस्ट सेलुलोज। बिल्कुल सही बात है कि हर्बीवोरस एनिमल जो होते हैं वो सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, दूसरा रीजन दिया हुआ है, इसका कारण दिया हुआ है, ये हो गया कथन और ये हो गया कारण। कारण क्या दे रहा है? सीकम ऑफ सच एनिमल कैरीज स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया। तो कह रहे हैं सीकम में इनके स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये जो मिथेनोजेंस होते हैं ये इनके किसके काम में आते हैं? ये इनके सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो कथन भी सही है और उसका कारण भी सही है। तो दोनों ऑप्शन सही हैं, बोथ ए एंड आर इज करेक्ट एंड आर इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है हमको? यहां पर हम देख सकते हैं
कि पहले में लिखा हुआ है बोथ ए एंड आर इज करेक्ट एंड आर इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, दोनों ए और आर सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। बिल्कुल सही बात है, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। Which of the following vitamins is essential for the normal vision? तो देखने के लिए जो संबंधित हमारा विटामिन है, विटामिन ए जिसको रेटिनॉल कहते हैं, यही होता है जो हमें देखने से संबंधित, जो हमें दृष्टि से संबंधित जो विटामिन है जो महत्वपूर्ण है, वो कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न है एनिमल यूजुअली स्टोर एनर्जी सप्लाइंग न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ, किस रूप में एनर्जी को स्टोर करते हैं एनिमल जो है, जो न्यूट्रिएंट की सप्लाई कर सके उनको? तो ध्यान दीजिएगा, या तो जो है कार्बोहाइड्रेट के रूप में और दूसरा या तो लिपिड के रूप में संचित कर सकते हैं। तो हमें पहला ऑप्शन ही मिल जाता है, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड इन रूपों में संचय किया जा सकता है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज नॉट हैव अ सर्कुलेटरी सिस्टम इन द ट्रंक? मतलब किसके धड़ में हमें क्या नहीं देखने को मिलता है? परिसंचरण तंत्र देखने को नहीं मिलता है। तो इसका आंसर जो है वो क्या होगा? इकायूरस, जिसकी जो है ट्रंक में हमें क्या नहीं देखने को मिलता है? जिसकी ट्रंक में हमें देखने को नहीं मिलता है क्या? सर्कुलेटरी सिस्टम। ये एक ऐसा एनिमल है जो हमारे जो है ऐसे फाइलम से बिलोंग करता है जो बहुत ज्यादा जो है, जिसमें एनिमल तो नहीं है लेकिन कुछ एनिमल जो है हम जानते हैं जैसे कि अर्थवर्म है ना, तो वहीं से बिलोंग करता है ये इकायूरस। और इसमें भी हमारे जो है ट्रंक में क्या नहीं पाया जाता? इसके सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हिस्टामिन इज रिलीज्ड बाय, अभी तो मैंने कहा था कि याद करिएगा हेपेरिन और हिस्टामिन दोनों किसके द्वारा निकाले जाते हैं? बेसोफिल और मास्ट सेल के द्वारा। बेसोफिल और दूसरा कौन? मास्ट सेल। तो ऑप्शन में ढूंढ लेते हैं इसको, बेसोफिल और मास्ट सेल। देख सकते हैं पहला ऑप्शन बेसोफिल न्यूट्रोफिल, नहीं। अगला ऑप्शन पढ़ते हैं मोनोसाइट मास्ट सेल, नहीं। मास्ट सेल और बेसोफिल बिल्कुल सही, यही तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। रैबिट में ब्लास्टोपोर क्या बनाता है? देखिए जितने भी कॉर्डेट्स होते हैं और इकाइनोडर्मेट्स होते हैं, ऐसे करके हम याद कर सकते हैं डेक, DEC, DEC डेक, ये ड्यूट्रोस्टोमिक होते हैं। ड्यूट्रोस्टोमिक में पहले ब्लास्टोपोर से क्या बनता है? एनस बनता है। जितने भी ड्यूट्रोस्टोमिक होते हैं उनमें ब्लास्टोपोर से क्या बनेगा? एनस बनेगा। और ये भी क्या होता है? कॉर्डेट ही है, और यहाँ पर ब्लास्टोपोर से क्या बनेगा? पहले एनस बनेगा। तो पहला ऑप्शन हमारा एकदम सही हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। द शेडिंग ऑफ द ग्रेविड प्रोग्लोटिड इन द टीनिया इज कॉल्ड, इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एपोलिसिस। एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें अपनी जो है जो प्रोग्लोटिड वाला हिस्सा, ग्रेविड प्रोग्लोटिड है, उस हिस्से को शेड कर देता है, छोड़ देता है, ग्रेविड खंडों को गिरा देता है, इसे हम क्या कहते हैं? एपोलिसिस कहते हैं। अगला प्रश्न है कि रॉक बी या चट्टानी मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? देखिए एपिस बी जो है जिसे ड्वार्फ बी कहते हैं, ठीक है। एपिस इंडिका जो हनी बी है उसे कहते हैं एपिस डोर्साटा, यही है चट्टानी रॉक बी, खतरनाक वाली मक्खी, बहुत गुस्सैल मक्खी होती है। नेक्स्ट इसके आगे देखते हैं अगला प्रश्न। इन द फॉलोइंग लेग ऑफ प्रॉन द 3 पोडोमियर्स दैट लाई इन बिटवीन द कॉक्स एंड कार्पस, देखिए इनकी संख्या 7 है और इन 7 पोडोमियर्स में अगर हम बताएं तो पहला हो गया कॉक्स, और कॉक्स के बाद आता है बेसिस के बाद आता है इस्चियम के बाद आता है मर्सस, और मर्सस के बाद आता है कार्पस। तो इसका फॉर्मूला ऐसे याद कर सकते हैं CBIMC, इसको ऐसे करके हम याद कर सकते हैं। तो ये जो है कॉक्स, बेसिस, इस्चियम, मर्सस और सबसे लास्ट में क्या हो गया? कार्पस। तो ये इसका जो है फॉर्मूला हो जाता है। इस प्रकार से हम बता सकते हैं इसको कि किस प्रकार से पोडोमियर जो है इनमें किस सीरीज में लगे होंगे। अगला प्रश्न है सी हॉर्स जिसे कहते हैं, ये समुद्री घोड़ा क्या होता है? ठीक है, क्या है ये समुद्री घोड़ा? तो मैमल्स है क्या? कार्निवोरा है? बर्ड्स है? क्या है? तो मछली है। ये एक प्रकार की सी हॉर्स हिप्पोकैम्पस जिसे कहते हैं, ये एक प्रकार की मछली है। जैसे एक और उदाहरण मैं पूछता हूं, बताइएगा सिल्वर फिश क्या होता है ना? जैसे यहां पर हिप्पोकैम्पस के बारे में, सी हॉर्स के बारे में फिश बता दिया, तो सिल्वर फिश क्या है? ट्रू फिश है क्या? आप बताइएगा, उदाहरण आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सिल्वर फिश ट्रू फिश है या नहीं है और किस फाइलम से बिलोंग करता है। नेक्स्ट इसके आगे आते हैं
कि पूछा हुआ है हमसे, ये प्रश्न पूछ रहे हैं हर्पिटोलॉजी किसकी स्टडी को कहते हैं। तो हर्पिटोलॉजी देखिए बोलते हैं हम, हर्पिटोलॉजी हमारे जो है रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस की स्टडी को कहते हैं हम हर्पिटोलॉजी, ठीक है। फिशेस की स्टडी को इक्थियोलॉजी, एम्फीबियन हमारे जो है इसके बर्ड्स की स्टडी को ऑर्निथोलॉजी, और एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की स्टडी को बोलते हैं हर्पिटोलॉजी। तो हमसे अगला प्रश्न पूछा हुआ है द फुट ऑफ बर्ड हैज, कितने पाद होते हैं फुट में बर्ड्स के, ठीक है। तो यहां पर आप जो है 4 लगाइएगा, कितने होते हैं, 4 टोज होते हैं किसके फुट में, हमारे बर्ड्स के फुट में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेक्स लिंक्ड डिसीज। तो याद रखिएगा सेक्स लिंक्ड डिजीज जो 2 हैं हमारे कोर्स में, पहला तो हो गया जो ऑप्शन में लिखा हुआ है हीमोफीलिया, और दूसरा इसके अलावा होता है कलर ब्लाइंडनेस। ये दोनों कैसी होती हैं, ये दोनों होती हैं सेक्स लिंक्ड डिजीज, और ये दोनों जो है क्रिस क्रॉस तरह का इनहेरिटेंस शो करती हैं। क्रिस क्रॉस कैसे, मतलब ऐसे क्रिस क्रॉस मतलब हो गया फादर से उसकी बेटी में, बेटी से उसके सन में, फादर से उसकी बेटी में, बेटी से उसके सन में। तो ये क्रिस क्रॉस टाइप का इनहेरिटेंस है, ये कहां उपस्थित होता है, हमारे हीमोफीलिया में और कलर ब्लाइंडनेस में। तो इसका ऑप्शन, पहले सेक्स लिंक्ड पूछा हुआ है तो इसका ऑप्शन देखते हैं। तो सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, तो इनमें से कौन हो गया, पहला तो हीमोफीलिया है ही, दूसरा ऑप्शन कौन है यहाँ पर, इयोसिनोफीलिया नहीं, नाइट ब्लाइंडनेस नहीं, अच्छा हाँ नाइट ब्लाइंडनेस नहीं, कलर ब्लाइंडनेस होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, कलर ब्लाइंडनेस, तो हो जाता, नाइट ब्लाइंडनेस नहीं, तो कौन सा होगा, पहला ऑप्शन केवल, ठीक है। इसके आगे देखते हैं अगला प्रश्न, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस इज अ टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, किस तरह का इनहेरिटेंस होता है। अभी तो मैंने बताया था आपको कि डोमिनेंट जीन इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम मदर टू डॉटर एंड फ्रॉम डॉटर टू सन, नहीं, डोमिनेंट जीन नहीं होते, रिसेसिव जीन होते हैं, ऐसा करते हैं जो, कहां से, कौन से जीन होते हैं, रिसेसिव जीन। एक बात और याद रखिएगा, रिसेसिव जीन होते हैं ये, कैसे, रिसेसिव, डोमिनेंट नहीं होते। अगला ऑप्शन देखते हैं, डोमिनेंट जीन बिकम्स रिसेसिव एंड रिसेसिव जीन बिकम्स डोमिनेंट, बिल्कुल गलत है। रिसेसिव जीन इज कैरीड बाय मदर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि रिसेसिव जीन इज कैरीड फ्रॉम मदर टू डॉटर एंड फ्रॉम डॉटर टू सन, अभी तो मैंने कहा रिसेसिव भी होना चाहिए और ऐसा भी करना चाहिए कि फादर से कहां जा रहा हो, डॉटर में, और डॉटर से कहां जा रहा हो, सन में। तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। अगले इसके आगे प्रश्न पढ़ते हैं, ट्रांसलेट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन रिजल्ट इन द सिंथेसिस ऑफ, देखिए एक पीढ़ी है, एक होता है पहले डीएनए से आरएनए बनता है, ठीक है, डीएनए से आरएनए, फिर आरएनए से बनता है प्रोटीन, ये क्रम होता है, ठीक है। डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन, डीएनए से आरएनए बनने को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और डीएनए से आरएनए बनने को तो ये कह दिया, आरएनए से जब प्रोटीन बनता है तो इसे कहते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है, इसे कहते हैं ट्रांसलेशन। तो यहां पर ऑप्शन ढूंढने की कोशिश करते हैं, हमें क्या कहा है, ट्रांसलेशन ही कहा है, ट्रांसलेट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, डीएनए से आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया ढूंढनी है। तो प्रोटीन कहां पे बन रहा है, देख सकते हैं डीएनए नहीं, पॉलीपेप्टाइड चेन, बिल्कुल सही है, प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन की बनी होती है, तो यही ऑप्शन एकदम क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहां पर क्या बनाने के लिए पूछ रहा है, ट्रांसलेट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन के ट्रांसलेशन के बाद क्या बनेगा, पॉलीपेप्टाइड चेन या प्रोटीन। नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ने की कोशिश करते हैं, ऑर्गेनेल विच आर फाउंड इन द मिड पीस ऑफ द स्पर्म, स्पर्म के मिड पीस में तो हमको पता है क्या पाया जाता है, स्पर्म के मिड पीस में पहले तो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, इसके अलावा दूसरा चीज क्या पाई जाती है यहाँ पर, दूसरी चीज हमें मिल सकती है सेंट्रियोल देखने को मिल सकता है। तो 2 चीजें यहाँ पर हमें देखने को मिल सकती हैं काहे में, हमारे स्पर्म के मिडिल पीस में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया और सेंट्रियोल। गोल्गी बॉडी लाइसोसोम नहीं, राइबोसोम ईआर नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम नहीं, क्या होगा यहाँ पर, केवल माइटोकॉन्ड्रिया और सेंट्रियोल, 2 ऑप्शन सही हो जाएंगे। इसके आगे अगला क्वेश्चन है हमारा, 4 क्रोमेटिड्स आर फाउंड ड्यूरिंग मियोटिक डिवीजन, 4 क्रोमेटिड एक दूसरे से जुड़े हुए पाए जाएं, इस प्रकार को चियास्माटा फॉर्मेशन, ये सब चीजें कहां पर होती हैं, इस प्रकार की कंडीशन जो है हमें देखने को मिलती है, 4 क्रोमोसोम एक साथ जुड़े हुए हमें देखने को मिल जाएं, 4 क्रोमेटिड कहां पर, तो याद कर सकते हैं, लता, जरा, पानी, दे, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइगेनेसिस, है ना। इसको याद करने का तरीका है, लता, इसको याद कर सकते हैं ऐसे, लता, जरा, पानी, दे, इसको इस प्रकार से हम जो है याद कर सकते हैं। लता से हो गया लेप्टोटीन, जरा से हो गया जाइगोटीन, पी से हो गया पैकाइटीन, डी से हो गया डिप्लोटीन और दे से डाइगेनेसिस। तो ये जो है हमारे जो
हमारा पैकेटीन स्टेज होता है, यहाँ पर हमें चियास्माटा फॉर्मेशन बनते हुए दिखता है और यहाँ पर ही हमें 4 क्रोमेटिड एक साथ दिखते हैं। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। F1 पार्टिकल आर फाउंड इन, कहां पर पाए जाते हैं F1 पार्टिकल? तो F1 पार्टिकल जो होते हैं ये पाए जाते हैं हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में। अगर चित्र याद हो माइटोकॉन्ड्रिया का, ये हो गया बाहरी जो मेम्ब्रेन है, ये हो गई अंदरूनी मेम्ब्रेन, और इसी अंदरूनी मेम्ब्रेन पर यहाँ पर इस प्रकार से लट्टू लगे रहते हैं। इन्हीं लट्टुओं को क्या कहते हैं? हम कहते हैं F1 पार्टिकल या फिर F1 कण। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। फ्रॉग में वाई शेप की बोन को क्या कहते हैं? देखिए वाई शेप की बोन को हम कहते हैं फ्रॉग में टेरिगॉइड। क्या कहते हैं इसको? टेरिगॉइड बोन कहते हैं। किसमें? फ्रॉग में जो वाई शेप की बोन पाई जाती है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। एन एंजाइम व्हिच कैन एक्सटेंड अ डीएनए विदाउट अ टेम्पलेट, जो डीएनए विदाउट अ टेम्पलेट बना सकता है वो पहला ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है डीएनए पोल 1, डीएनए पोल 2, डीएनए पोल 1। नेक्स्ट ऑप्शन है टर्मिनल न्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफेरेज और लास्ट ऑप्शन है S1 न्यूक्लिएज। अच्छा देखिए इनमें से जो टर्मिनल न्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफेरेज होता है ये क्या कर सकता है? ये डीएनए को बना सकता है बिना टेम्पलेट की मदद से। तो ये एक बहुत अच्छा, बहुत विचित्र टाइप का एंजाइम है, ये जो है काम ये कैसा कर सकता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच सेल ऑर्गेनेल इज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन? एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी साइट होती है? हमें पता है कि जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित है। एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 माइटोकॉन्ड्रिया। ट्रॉपिक मूवमेंट टेक्स प्लेस बाय, ट्रॉपिक मूवमेंट जो होती है, देखिए प्लांट में ग्रोथ वाली जो मूवमेंट होती है उसे कहते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। जैसे फोटोट्रॉपिक, जैसे जियोट्रॉपिक, है ना। तो फोटोट्रॉपिक मतलब प्रकाशानुवर्तन, प्रकाश की तरफ वृद्धि करे, जैसे तना, जैसे ग्रेविटी की तरफ जो वृद्धि कर रहा है, इसलिए ये जो है ग्रेविटी की तरफ जो वृद्धि कर रहा है ना, गुरुत्वानुकर्षण कह रहे हैं, इस तरह की वृद्धि को कह रहे हैं। अच्छा ये क्यों होती है? ये वृद्धि होती है सेल की वृद्धि के कारण, दीर्घीकरण के कारण। तो ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर कोशिका दीर्घीकरण पहला ही ऑप्शन मिल रहा है हमको। सेल इनलार्जमेंट, सेल बेंडिंग नहीं है, सेल डिवीजन नहीं है, सेल प्रसूति नहीं है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सेल इनलार्जमेंट। नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं। द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, देखिए डार्क रिएक्शन, काले आदमी ने अंधेरे की खोज अंधेरे में की, कहां पर? ब्लैकमैन ने खोजा था। और ये जो है डार्क रिएक्शन कहां होती है? ये होती है स्ट्रोमा में, है ना। डार्क रिएक्शन कहां होती है? स्ट्रोमा में। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज मोस्ट कॉमन इन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन सबसे ज्यादा कॉमन कहां पर होता है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है फर्न के स्पोरोफाइट में, दूसरा ऑप्शन है फर्न के गैमेटोफाइट में, तीसरा ऑप्शन है रिक्सिया के गैमेटोफाइट में, और चौथा ऑप्शन है रिक्सिया के स्पोरोफाइट में। तो रिक्सिया का जो गैमेटोफाइट होता है वहां पर हमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखने को मिलता है, वो भी फ्रेगमेंटेशन प्रकार का सबसे कॉमन। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये इस क्लास का, और क्वेश्चन है द टिम्बर यील्डिंग प्लांट शोरिया रोबस्टा बिलोंग्स टू द फैमिली, जिसे सालवुड भी कहते हैं, है ना। इमारती लकड़ी साल भी कहते हैं जिसको। और ये जो है शोरिया रोबस्टा जो है ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? फेबेसी नहीं, वर्बिनेसी नहीं, रूबिएसी नहीं, तो डिप्टेरोकार्पेसी, बिल्कुल सही है, डिप्टेरोकार्पेसी से बिलोंग करता है। कौन? ये जो हमारा टिम्बर जो ऑब्टेन कर रहे हैं शोरिया रोबस्टा, या जिसे साल भी कहते हैं, सालवुड भी कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज ये 30 प्रश्न किए हैं, प्रैक्टिस सेट है, सारे एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिनके आपको पीडीएफ मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। जो भी क्लास में करा देता हूं उसके बाद पुराने लेक्चर का जो है आपको पीडीएफ मिल जाता है। तो इस प्रकार से आज हमने देखा, आशा करता हूं ये वीडियो आपको काफी हेल्प करेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर के जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको पीडीएफ नोट्स अवेलेबल हो जाते हैं। धन्यवाद।